हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फिगर ऑफ स्पीच पर। कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही साथ ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको आपकी इंग्लिश को बेहतर बना सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज। ये एक ऐसी भाषा है जिससे हम अपने दिमाग में एक फिगर, एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज, इट क्रिएट पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ रीडर एंड लिसनर। मतलब ये ऐसी लैंग्वेज है जो रीडर या लिसनर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करती है, और यही पिक्चर पर्टिकुलर स्टेटमेंट को समझने में, उसकी मीनिंग, उसकी इनर मीनिंग को समझने में काफ़ी हद तक आसान कर देती है और क्लियर कर देती है। ठीक है, तो साथ ही साथ ये हमारे राइटिंग को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना देती है। फिगर ऑफ स्पीच एक अलग ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारे लैंग्वेज स्किल को और भी ज़्यादा एक अलग ही डेफिनेशन दे देती है, एक अलग ही जान दे देती है। आप अगर सिंपल सा कोई सेंटेंस बोलो और उसमें अगर कुछ क्रिएटिव तरीके से कोई सेंटेंस बोलो तो उसमें कितना फ़र्क हो जाता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच एक तरह से वर्ड का एक खेल है। एक ऐसी तरीके से सजाकर आप जब किसी की चीज़ को बोलते हो जिससे सामने वाला सिर्फ सुनता है और समझता है और काफ़ी इम्प्रेसिव तरीके से उसे समझ में आ जाती है चीज़ें। दैट इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच हम सिर्फ अपने सिर्फ पर्टिकुलर लिटरेचर में ही नहीं, बल्कि प्रोज पोइट्री में नहीं, बल्कि डेली कॉन्वर्सेशन में भी हम उसका यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो राइटिंग हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम आज अपने ही लैंग्वेज, अपने हिंदी लैंग्वेज में भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। आज उसके ही हेल्प से हम इंग्लिश के भी फिगर ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए, मदर सेड, ओ माई डियर यू आर माई शाइनिंग स्टार। माँ बोलती है, ओ माई डियर यू आर माई शाइनिंग स्टार। तो बच्चे को जब बोलती है कि तुम मेरे शाइनिंग स्टार हो, तो बच्चा थोड़ी स्टार हो जाता है, बच्चा स्टार नहीं होता है। बल्कि माँ ये बोलने की कोशिश कर रही है कि वो बच्चा जो है बिल्कुल स्टार के जैसा है, कंपेयर कर रही है कि स्टार के जैसा शाइनिंग है। उसका घर पे मौजूद होना घर पे ब्राइटनेस लाती है, मतलब घर पे चार चांद लगाती है, सारे सारे लोगों को आकर्षित करती है। उसके घर पे ना होने से घर सूना लगता है। तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी ब्राइटनेस, उसकी शाइनिंग को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा कि सादा सिंपल मतलब बोलने के बजाय हम कुछ क्रिएटिव तरीके से जब कोई चीज़ को बोलते हैं, समझाते हैं, तो वो हो गया फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब हम जानेंगे अलग अलग टाइप्स के बारे में, और उन अलग अलग टाइप्स में कैसे कैसे फिगर ऑफ स्पीच जो है इस्तेमाल किए जाते हैं लिटरेचर में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको ऐसे 18 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूर जानिए, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है, थोड़ी उस पर काम करना होता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है सिमिली। ठीक है, सेकंड है मेटाफर, हाइपरबली, नॉट हाइपरबोले या हाइपरबोल, कुछ नहीं है, हाइपरबली। ठीक है, फोर्थ वन है पर्सोनिफिकेशन, फिफ्थ वन है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, सिक्स है एलिटरेशन, एलिटरेशन, सेवन एपोस्ट्रॉफी, 8 assonance, 8 chiasmus, chiasmus, 10 irony, 11 metonymy, 12 onomatopoeia, onomatopoeia, ठीक है, 13 oxymoron, 14 paradox, 15 anaphora, 16 pun, 7 synecdoche, synecdoche, 18 understatement,
तो ये सारे 18 टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जो आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सिमिली के बारे में जानते हैं। क्या है सिमिली? When we want to say that something is like something, जब हम ये बोलना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ के जैसा है, मतलब दो ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम सिमिली में खास जो वर्ड है जो यूज़ करते हैं वो है एज और लाइक। बहुत ही कॉमन है। एज और लाइक का जब यूज़ हो तो समझ जाइए कि वो सिमिली है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इट फेल्ट एज लाइट एज फेदर, वो बिल्कुल एक फेदर जैसा लाइट फील हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट कैसा, फेदर के लाइट जैसा फील करा रहे वो वस्तु को। ठीक है, ही हैड अ टेम्पर लाइक अ वॉल्कनो, वॉल्कनो के जैसा उसका टेम्पर है। ठीक है, हर हेयर लुक लाइक अ स्पैगेटी, तो उसकी बाल जो है बिल्कुल स्पैगेटी के जैसा है। स्पैगेटी एक इटालियन डिश है जो बिल्कुल नूडल्स जैसी दिखती है और बोलना चाह रहे हैं कि उसकी बाल जो है बहुत उलझी हुई है। तो एक स्पैगेटी एक ऑब्जेक्ट से हम इस हेयर का कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाफॉर। मेटाफॉर क्या होता है? When we compare two different object or idea without using as or like, जैसा कि हमने देखा सिमिली में हम as और like का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, हम भी दो ऑब्जेक्ट का ही कंपेयर कर रहे हैं, पर इस बार हम as और like का यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। He has a heart of stone, उसका हार्ट स्टोन जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो दिल है वो एक पत्थर से कंपेयर की गई है, राइट। तो उसका हार्ट इस बार पूरा स्टोन जैसा, मतलब यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर रहे, लाइक या एज का यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम पूरा उसको बना ही दे रहे हैं कि उसकी जो दिल है बिल्कुल पत्थर है। ठीक है, टाइम इज़ मनी, यहाँ पर टाइम को जो है बिल्कुल वैल्यूएबल बताया गया है मनी के जितना, कि मनी जितना वैल्यूएबल होता है उतना ही टाइम होता है। तो टाइम समझ लो मनी है। ठीक है, तो टाइम इतना वैल्यूएबल है कि हम उसने कंपेयर किया कि टाइम पैसा है। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यहाँ पर वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर की गई है। ठीक है, कि वर्ल्ड एक मंच है जहाँ इंसान आता है, अपना एक्ट करता है और फिर एक दिन वो चला जाता है, तो बिल्कुल स्टेज जैसा है। तो वर्ल्ड एक स्टेज है, तो यहाँ पर वर्ल्ड को बिल्कुल स्टेज ही बना दिया गया है। ठीक है, यही एक सबसे मेन डिफरेंस है सिमिली और मेटाफॉर पे। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू exaggerate an statement to emphasize a point or as a way of making descriptions more creative or humorous। इसका मतलब ये होता है कि किसी स्टेटमेंट को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एम्फेस कर पाए, जोर दे पाए, या यूँ कहूँ तो इस स्टेटमेंट को कुछ मज़ेदार और मजाकिया तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हाइपरबोली में। जैसा देखिए एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू डाई ऑफ एम्बेरसमेंट, अब वो शर्म से मर जाएगी। तो वो सच में मर जाएगी क्या? नहीं, एम्बेरसमेंट से कोई थोड़ी मर जाता है, बट यहाँ पर सेंस यहाँ एम्बेरसमेंट को दिया गया कि वो इतना ज़्यादा एम्बेरस हो जाएगी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, तो शी इज़ गोइंग टू डाई ऑफ एम्बेरसमेंट। इफ़ माई मदर हैड सीन दिस ही वुड हैव किल्ड मी, अगर मेरी माँ ये देखी होती तो वो पक्का मार चुकी होती। तो सच में क्या मुझे किल कर देगी? नहीं ना, या उसको मार देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट हम इसको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, एक्सैचुरेट कर रहे हैं कि अगर वो चीज़ सच में अगर मेरी मम्मी देखी होती तो बहुत गुस्सा करती, यही बोलने का सेंस है। बट यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बढ़ा चढ़ा कर जब भी कोई बात ही बोली होती है तो वो हाइपरबोली होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशंस क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू गिव अ ह्यूमन क्वालिटी टू एनिमल, बर्ड और अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल या बर्ड को ह्यूमन क्वालिटी दे देना। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी अगर किसी ऐसे नॉन लिविंग या एनिमल या बर्ड्स के अंदर दे दूँ तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई एग्ज़ाम इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब इस सेंटेंस का सेंस क्या है? इसका सेंस यही है कि मेरी एग्ज़ाम आ रही है।
ठीक है, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, बट एग्ज़ाम क्या सच में दरवाजे पे ठकठकाती है क्या? नहीं। तो हमने एग्ज़ाम को जो है पर्सोनिफिकेशन कर दिया, उस पर ह्यूमन क्वालिटीज़ डाल दी कि वो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, ठीक है। तो माई एग्ज़ाम इज़ नॉकिंग एट द डोर। द मून इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ क्लाउड्स। तो मून सच में थोड़ी क्लाउड के साथ इंसानों की तरह हाइड एंड सीक खेलता है, बट हमने हमारा सेंस क्या बोल रहा है सेंटेंस में कि मून जो है बादलों पे कभी छुप रहा है कभी दिख रहा है, ऐसा ही है। तो हमने यहाँ मून को पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ह्यूमन क्वालिटी डाल दी उसके अंदर, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? माइल्ड इनडायरेक्ट वैग टर्म्स, ठीक है, मतलब बहुत ही बुरा सा दिखने वाला जो टर्म्स होता है, जो बहुत ही अजीब सुनता है, जब वो सुनने में लगे तो बहुत बुरा लगता है उसे, बहुत ही ऑफेंसिव जो टर्म्स होते हैं, जो अनप्लेजेंट या हर्श टर्म्स होते हैं, उसके बदले में हम कोई माइल्ड इनडायरेक्ट वैग आइटम को यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ सब्सिट्यूट। माइल्ड इनडायरेक्ट वैग टर्म यूज एज अ सब्सिट्यूट फॉर हर्श अनप्लेजेंट एंड ऑफेंसिव टर्म्स। तो ऑफेंसिव टर्म्स की जगह पे हम कोई वैग टर्म्स यूज़ करते हैं, इन अनक्लियर टर्म्स यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से हम जब कोई चीज़ को बोलते हैं क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लगे, उस केसेस में हम यूफेमिज्म का यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम अपने हिंदी में भी डेली कॉन्वर्सेशन में ये चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही पास्ड अवे। अगर कोई मर जाता है तो हम क्या उसको अगर सामने वाले को बोलना है कि वो मर गया तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो मर गया? नहीं, वो ऑफ हो गया, या वो गुजर गए, या वो चल बसे, या वो हमारे साथ नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस तरीके से इनडायरेक्ट टर्म्स का यूज़ करते हैं हिंदी में। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी हम इनडायरेक्ट टर्म्स का यूज़ करते हैं। वो क्या है? ही पास्ड अवे, नॉट ही डाइड, ठीक है। तो हम इंस्टेड ऑफ सेइंग डेड तो हम पास्ड अवे का यूज़ करेंगे। उसी तरह से मिस्टर शर्मा इज़ अ सीनियर सिटीज़न। अब कोई बूढ़ा आदमी है तो उसके मुंह पे थोड़ी बोलेंगे कि आप बूढ़े हो या बूढ़ा इंसान है, वो आदमी बूढ़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो बुरा ना लगे या हर्ष लगता है या बहुत ही अनप्लेजेंट लगता है ऐसा टर्म्स यूज़ करना, इसके बदले में हम सीनियर सिटीज़न कर देते हैं। यही बोलने का मतलब है कि वो ओल्ड पर्सन है, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा इज़ अ सीनियर सिटीज़न, यहाँ सीनियर सिटीज़न का मतलब ओल्ड पर्सन है। नेक्स्ट देखिए, आई रियली नीड अ बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी देर की शांति और सुकूनता चाहिए, ठीक है। तो यहाँ शांति और सुकूनता का मतलब ये है कि बाकी लोगों को आप जाने के लिए कह रहे हो। अगर आप ऐसे सामने से बोलो कि चले जाओ तो बुरा लगेगा, इसलिए आपने ये लाइन बोली, ठीक है। तो इसका सेंस यही है कि पीस और क्वाइट का मतलब ये है कि आप चले जाओ, मुझे शांति चाहिए, मतलब आप जाने के लिए कह रहे हो। तो गो अवे की जगह पे आप इंस्टेड ऑफ सेइंग गो अवे आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हो। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब है सेंटेंस और लाइन ऑफ अ पोएम मस्ट टू और मोर देन टू वर्ड स्टार्टिंग विद द सेम बिगनिंग साउंड। मतलब किसी भी पोएम के या किसी भी सेंटेंस का कोई लाइन के अंदर दो या दो से अधिक ऐसे वर्ड का यूज़ करना जिसमें सेम बिगनिंग साउंड हो, मतलब उसकी बिगनिंग साउंड सिमिलर होती हो, तभी आप समझ जाइए कि वो एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द कंगारू किक्ड द किड। यहाँ पर क का साउंड आ रहा है बार बार। देखिए यहाँ दो या दो से अधिक होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वर्ड्स होने चाहिए, नहीं, दो या दो से अधिक चलेगी, ठीक है। तो कम से कम दो होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क का साउंड है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क का साउंड है। तो बिगनिंग साउंड क करके ही जो है ये लाइन बताई गई है। देखिए, द टीचर टुक द ट्रबल मेकर टॉय, ट ट ट ट, ठीक है। तो यहाँ भी ट का साउंड बार बार आ रहा है, बिगनिंग साउंड रिपीट कर रही है। तो आप समझ जाइए कि ये एलिट्रेशन वाली फिगर ऑफ स्पीच है। अब नेक्स्ट है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी क्या होता है? डायरेक्टली एड्रेसिंग नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन और नॉन लिविंग थिंग्स एज दो इट वर अ लिविंग बीइंग। मतलब किसी नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन या नॉन लिविंग थिंग्स से बातें करना या उसको एड्रेस करना, ऐसा मानो कि वो लिविंग बीइंग है, उसके साथ ऐसा बातें करना, ठीक है। वैसे अगर कोई ऐसी लाइन हो या ऐसी चीज़ें हो तो एपस्ट्रॉफी का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया होता है।
और ये चीज़ें हम अपने जनरल कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं। देखिए आपको खुद समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ओ बेड एट लास्ट आई कैन बी विथ यू। जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो तो अक्सर आपके मुंह से ये निकलता है कि ओ बेड, अब तुम्हारे साथ रहूँगा मैं, अब तो मैं उठूँगा ही नहीं, तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो जब बेड थोड़ी इंसान है कि वो सुन लेगा और समझ लेगा, बट हम बेड को ही पर्सन बना देते हैं और उसके साथ उस ऐसा लगता है कि वो मुझे सुन रहा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो आप उसी को एड्रेस करते हो। ठीक है। ओ लाइफ आई कान अंडरस्टैंड यू। अब लाइफ थोड़ी समझ रहा है आपकी बातें या आप लाइफ से बातें कर रहे हो, तो आप एक तरह से यहाँ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है जहाँ लाइफ को एज अ पर्सन की तरह आप ट्रीट करते हो और उसे एड्रेस करते हो। ठीक है। वो ज़िंदगी मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ती हूँ, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? सिमिलरिटी इन द साउंड बिटवीन इंटरनल वॉवल्स इन नेबरिंग वर्ड्स। मतलब यहाँ पर अगर कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के अंदर जो कोई वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड्स जिसकी इंटरनल वॉवल साउंड में सिमिलरिटी आ रही हो, ठीक है, वॉवल साउंड में सिमिलरिटी आ रही हो, तब आप समझ जाए कि वो एसोनेंस है। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, आई माइट ट्राई टू फ्लाई। आई एक वावल साउंड है और ये आई का जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। आई माइट ट्राई टू फ्लाई। ठीक है। तो यहाँ एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। डैड हैड अ फैट कैट। ठीक है। तो यहाँ भी जो है ए का साउंड जो है यूज़ किया गया है बार बार। क्यासमस। क्यासमस क्या होता है? A verbal pattern in which the second half of the expression is balanced against the first part with the part reverse। मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट होंगे, दो एक्सप्रेशन हो सकता है, दो फ्रेज हो सकता है, दो क्लॉजेज हो सकते हैं और दोनों ही जो है आपस में ऑपोजिट होते हैं और ऑपोजिट होकर ही वो पूरे बैलेंस होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। We shape our homes, but after that, our home shape us। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पहले अपने घर को शेप देते हैं और आफ्टरवर्ड जब हम रहने लगते हैं तो वो घर हमें शेप करती है। मतलब वो घर हमारे लाइफ के साथ जुड़ जाती है। ठीक है। वो हमारा घर हमारा वो हिस्सा बन जाता है। पहले तो हम उसे बनाते हैं, फिर उसके बाद वही हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही फ्रेज, दोनों ही क्लॉज का जो यूज़ किया गया है वो एक दूसरे से बैलेंस है और ठीक ऑपोजिट है। ठीक है। पहले तो हम होम को शेप करते हैं, दूसरे वाले में बताया गया कि होम हमें शेप करता है, तो यहाँ पर ऑपोजिट है ना। तो यहाँ दोनों ही फ्रेज एक दूसरे से ऑपोजिट है पर दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। ठीक है। वी फॉरगेट व्हाट वी वांट टू रिमेंबर बट वी रिमेंबर व्हाट वी वांट टू फॉरगेट। सही बात है ना कि वी फॉरगेट व्हाट वी वांट टू रिमेंबर। जो हमें याद रखनी चाहिए वो हम भूल जाते हैं और जो हमें भूलनी चाहिए वही हमें याद आती है ना। तो ये दोनों ही जो क्लॉज है वो आपस में ऑपोजिट है। ठीक है। और हम एम्फेसिस किस पे दे रहे हैं? सेकंड पार्ट पे दे रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पे बैलेंस कर रही है। तो ध्यान रखिएगा कि सेकंड पार्ट ही मेन है। सेकंड पार्ट को एम्फेस करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट के को ऑपोजिट करते हैं। ठीक है। तो इसी में है, इसी चीज़ को बोलते हैं क्यासमस फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ अ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। हाँ, इट इज़ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट होना तो अच्छा है बट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि नाइस होना। ठीक है। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस, तो नाइस होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड क्लॉजेस पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है और दोनों बैलेंस कर रही है। ठीक है। होप। आयरनी। आयरनी क्या है? अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड, और वी कैन से व्हाट इज एक्सपेक्टेड और व्हाट इज ऑकर्ड इन रियलिटी। मतलब ये है कि सिंपल सा कि जो हम बोलते हैं वो एक्चुअली में वो बोल नहीं होते, हमारी मीनिंग जो होती है उसकी ठीक ऑपोजिट होती है। ठीक है। तो जो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड किया जाता है उसके ठीक ऑपोजिट ही कुछ हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों पे हम आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ओ ग्रेट यू हैव ब्रोकन माई पेन। तो ये सच में ग्रेट हुआ क्या?
नहीं ना। अगर आपका पेन कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेन है और जो आप बहुत पसंद करते हैं, अगर वो किसी ने तोड़ दिया तो आप उसको ओ ग्रेड बोलोगे? बहुत अच्छी चीज़ हुई? नहीं ना। बट ओ ग्रेड यहाँ सेंस आपकी नेगेटिव वाली है, ठीक है। What a great news, my mom said to dad. Suppose I got poor marks in my report card. तो मेरे पोर मार्क्स आए हैं रिपोर्ट कार्ड में और मम्मा ने मेरे डैड को बोला कितना अच्छा न्यूज़ है। तो कितना अच्छा न्यूज़ है, सच में न्यूज़ अच्छी है। हमारा बोलने का मतलब ये है कि वो बहुत ही बुरा न्यूज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेटोनॉमी। मेटोनॉमी क्या होता है? अ थिंग्स और अ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट कॉल्ड बाय इट्स ओन नेम बट द नेम ऑफ समथिंग इंटीमेट एसोसिएटेड विद दैट थिंग्स और अ कॉन्सेप्ट। मतलब ये है कि जिस चीज़ें के एक्चुअली जो थिंग्स और कॉन्सेप्ट के बारे में जो बात हो रही है, हम उसका नाम नहीं लेके उससे रिलेटेड, उससे मिलती हुई कोई ऐसी चीज़ें जो उससे ही जुड़ी हुई हो, उसका नाम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइप में अगर कुछ हो तो मेटोनॉमी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पेन इज़ माइटियर देन अ सोर्ड। मतलब यहाँ पेन का मतलब राइटिंग की बात हो रही है, रिटन वर्ड्स के बारे में बात हो रही है। और सोर्ड का मतलब एक्चुअली सोर्ड किससे मिलिट्री फोर्स में यूज़ की जाती है और पेन राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर पेन मतलब एक रिटन वर्ड की बात हो रही है कि लिखा हुआ शब्द जो होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है देन अ सोर्ड, ठीक है। कैन यू गिव मी अ हैंड कैरिंग दिस लगेज। मतलब यहाँ पर हैंड का मतलब क्या है? हेल्प करने के लिए। अब हेल्प करने के लिए हैंड ही बढ़ाते हो, है ना। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। यहाँ पर हेल्प से, हेल्प जो है हैंड से जुड़ी हुई है तो उसका नाम लेकर हम बोलते हैं। डायरेक्टली हेल्प के बारे में नहीं बोलते कि गिव मी योर हेल्प। तो यहाँ पर गिव मी अ हैंड कैरिंग दिस लगेज। अब मेरे इस लगेज को उठाने में अपना हाथ बढ़ा सकते हो क्या, है ना। तो हाथ बढ़ाना मतलब मदद करना, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का जब यूज़ होता है तब वो मेटोनॉमी होता है। अब नेक्स्ट है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या होता है? द यूज़ ऑफ वर्ड डैट इमिटेट द साउंड एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट एंड एक्शन दे रेफर टू। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या एक्शन के बारे में बात करें तो उस ऑब्जेक्ट या एक्शन का जो साउंड है उसको यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ साउंड का यूजिंग होता है, तब आप समझ जाइए कि ये ओनोमोटोपिया है। एग्जाम्पल देख लीजिए। द ब्रिज कोलैप्स्ड क्रिएटिंग अ ट्रेमेंडस बूम, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड क्या यूज़ हो रही है? बूम का। तो जब कोई चीज़ कोलैप्स होती है, जब ब्रिज कोलैप्स होती है तो धमाका होता है। वो धमाका का नाम क्या है? इंग्लिश में बूम बोलते हैं। तो यहाँ पर साउंड की साउंड जो है वो जो कोलैप्स का जो साउंड है उसका यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओनोमोटोपिया वाली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट देखिए। द टिक टॉक ऑफ क्लॉक मेक मी अनॉयड ड्यूरिंग माई स्लीप। तो यहाँ पर भी साउंड का यूज़ किया गया है, क्लॉक का साउंड का यूज़ किया गया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा दिला देती है ड्यूरिंग माई स्लीप। नहीं, जब मैं सो रही होती हूँ उस वक्त अगर टिक टॉक की आवाज़ होती है क्लॉक की तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उस ऑब्जेक्ट की साउंड का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जब भी जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है उसकी साउंड यूज़ की गई हो तो आप समझ जाइए कि वो ओनोमोटोपिया वाली जो है फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? इट इज़ अ फिगरेटिव स्पीच वेयर टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड। मतलब दो ऐसे टर्म्स जो आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, ऑपोजिट टर्म्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पर वो दोनों ऑपोजिट टर्म्स जो यूज़ किया जाता है उसका सेंस कुछ अलग होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए। शी इज़ प्रिटी अगली। अब यहाँ देखिए प्रिटी और अगली, अगली का ऑपोजिट तो प्रिटी होता है, प्रिटी का ऑपोजिट अगली होता है। बट यहाँ पर सेंस क्या है? प्रिटी अगली का मतलब बहुत ज़्यादा ही अगली है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिटी का मतलब वो सेंस नहीं जो प्रिटी वाला सेंस होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखिए। ही वॉज फाउंड मिसिंग। मतलब वो गुमशुदा पाया गया। तो यहाँ पाया भी गया और मिसिंग भी, तो दोनों ही ऑपोजिट है एक दूसरे के, फाउंड एंड मिसिंग। बट स्टिल हम फाउंड एंड मिसिंग को साथ में जोड़कर बताना चाह रहे हैं कि वो गुमशुदा है, तो हमें वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो सेंस यही है मिसिंग वाली, पर हम यहाँ पर ऑक्सीमोरन को यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे देखिए। आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्क। इस काम में मैं एकदम अकेला हूँ।
यहाँ ऑल भी है, अलोन भी है। ऑल मतलब साथ में, अलोन मतलब अकेला। तो यहाँ पर अकेला और साथ दोनों का यूज़ किया गया है। सेंस क्या है, एक ही है कि हाँ मैं पूरा अकेला हूँ। सेंस आपका सेकंड वाला है, बट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म का साइड बाय साइड यूज़ किया गया। ये बिल्कुल शब्दों का खेल जैसा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग, ह्यूमरस क्रिएट करती है, एक अलग ही राइटिंग में एक अलग ही जान देती है, या स्पीच में एक अलग ही इंटरेस्ट दिला देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ और इट वी कैन से दैट इट मस्ट बी ट्रू और अनट्रू एट द सेम टाइम। मतलब सिंपल है कि हमने ऑक्सीमोरन में पढ़ा था कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म साथ में होंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट ही जो है ऑपोजिट होगा, मतलब दो स्टेटमेंट आपस में ऑपोजिट होगा। एक बार सच है, एक बार झूठ है, ऐसा लगता है दोनों सेंटेंस को देखकर एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, इट मस्ट बी साउंड रीजनेबल। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिए कि पैराडॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स जो आपस में ऑपोजिट है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद रीज़नेबल ना लगे, मतलब लगे कि हाँ उस सेंटेंस में मायने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई नो वन थिंग इज़ डैट आई नो नथिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ जानता तो यही जानता कि मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब मैं कुछ नहीं जानता। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो है स्टेटमेंट है और दोनों आपस में ऑपोजिट है। एक बार बोल रहे हैं हाँ, एक बार बोल रहे हैं ना, एट द सेम टाइम। आई नो वन थिंग, मुझे पता है क्या, कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने हिंदी कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली सेम कि हम इंग्लिश में भी वही यूज़ करते हैं, और इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे पैराडॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू द थिंग्स यू थिंक यू कैन नॉट डू। डू द थिंग्स यू थिंक यू कैन नॉट डू, मतलब तुम वो काम करो तुम्हें जो लगता है कि तुम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार बोलता है करो, अगर वो चीज़ करो जो तुम्हें नहीं कर सकते। ठीक है, तो करो और नहीं करो को साथ में मिला दिया है, बट एक पूरे सेंटेंस का एक साउंड रीज़न है। ठीक है, रिजेंबल लगता है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो पैराडॉक्स। एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ वर्ड रिपीट एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, फ्रेजेस और अ सेंटेंस। मतलब ये है सिंपल कि एक वर्ड जो बार बार रिपीट हो रही हो, किसी भी जो क्लॉजेस यूज़ हो रही है, अगर एक सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉजेस यूज़ हो रही है तो उन तीनों क्लॉजेस के शुरुआत में जो है बिगनिंग जो वर्ड है वो सेम होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर एक सेंटेंस में 2 या 3 फ्रेजेस का यूज़ किया गया है तो उस केसेस में भी उसकी जो बिगनिंग जो होगी वर्ड वो रिपीट हो रही हो, या एक 2 या 3 सेंटेंसेस है और साथ में उस हर सेंटेंस के बिगनिंग जो है वर्ड वो रिपीट हो रही है। और रिपीट वर्ड होने का मेन कारण ये है कि हम वो रिपीटेड वर्ड को, उस पर्टिकुलर रिपीटेड वर्ड को एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, इट गिव एम्फेसाइज टू द पर्टिकुलर रिपीटेड वर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो मेनी प्लेसेस सो लेस टाइम। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 फ्रेजेस का यूज़ किया गया है, इतना सारा जगह और कितना कम टाइम। ठीक है, तो यहाँ भी सो का यूज़ किया गया है, यहाँ सो को एम्फेसाइज किया गया कि इतना जो है, इतने सारी जो जगह है। ठीक है, सो मेनी प्लेस, इतनी सारी जगह है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हैप्पी। यहाँ पर स्टे का यूज़ किया गया है, रखना। ठीक है, तो सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और खुश रहिए। तो यहाँ पर जो है रहने का जो है एम्फेसाइज किया गया है, स्टे पर एम्फेसाइज किया गया है, और हम इसे एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रही है। सो पन क्या होता है, पन इज़ अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स। पन एक जोक है जो हम शब्दों के साथ खेलकर एक जोक क्रिएट करते हैं, एक ह्यूमरस क्रिएट करते हैं।
ठीक है। इट मेक द यूज ऑफ वर्ड दैट हैव मोर देन वन मीनिंग और प्ले विद अ वर्ड दैट साउंड सिमिलर बट हैव मोर देन वन मीनिंग। इसका मतलब सिंपल है कि हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जिन शब्दों की मीनिंग जो है एक से अधिक होती हो, मतलब इसकी अलग अलग मीनिंग हो। जनरली होमोफोन और होमोग्राफ की मीनिंग जो होती है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पन में। क्यों? क्योंकि होमोग्राफ जो होती है वो बिल्कुल लिखने में सेम होती है स्पेलिंग, बट उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। होमोफोन्स जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है सिमिलर होता है, बट उनकी मीनिंग अलग होती है। तो ऐसे केसेस में जब मीनिंग अलग हो, दिखने में सेम हो, तो हम उस शब्द के साथ जो है जोक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए, वाई डजंट द विंग्स ऑफ द बिल्डिंग फ्लाई? क्यों बिल्डिंग की विंग्स फ्लाई नहीं होती? तो ये फन क्रिएट कर रही है, राइट। बिल्डिंग की तो विंग्स होती है, बट बिल्डिंग की विंग्स फ्लाई करने के लिए तो नहीं होती है ना, फन क्रिएट हो रही है। जैसे देखिए, 9 अफ्रेड 7, 9 अफ्रेड 7, 9 7 से डरता है। क्यों? क्योंकि 7 8 9 है ना, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर 7 8 9 का सेंस, ये जो 8 है, जो 8 दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ना, बट यहाँ पर फन क्रिएट करने के लिए ये शब्दों का यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सनेडाकी। सनेडाकी क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर एक वर्ड का पार्ट यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। म्यूज़िक इज़ माई ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पर ब्रेड और बटर का सेंस क्या है? मीन्स ऑफ अर्निंग टू गेट फूड, राइट। तो ब्रेड और बटर आता कहाँ से? अर्निंग करके। तो यहाँ अर्निंग को जो है होल रेफ़र किया गया है, ठीक है, होल, ठीक है। तो अर्निंग का ही हिस्सा है फूड, क्योंकि फूड तो ऐसे चल के नहीं आएगी, हमें कमाना होता है फिर हम खा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ ग्रे बियर्ड। तो यहाँ पर ग्रे बियर्ड का मतलब ओल्ड मैन है, ठीक है। तो ओल्ड मैन का एक हिस्सा है, उसकी बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है। तो हम ग्रे बियर्ड को ही बता रहे हैं, ये ग्रे बियर्ड रिप्रेजेंट कर रही है ओल्ड मैन को, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें यूज़ होती है तो सनेडाकी होती है। द वुमेन्स आर फॉरएवर वैगिंग टंग्स, ठीक है। तो वुमेन्स की हमेशा वैगिंग टंग, यहाँ वैगिंग टंग्स का मतलब होता है गॉसिप। गॉसिप जो है, गॉसिप का मेन पार्ट क्या है कि हमेशा जीभ चलते रहना। तो वुमेन का हमेशा जीभ चलते रहता है, मतलब गॉसिप करते रहते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच यूज बाय स्पीकर इंटेंशनली गिव लेस इम्पॉर्टेंट देन इट रियली इज़। सिंपल है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है जब स्पीकर इंटेंशनली दिखाता है कि वो कम इम्पॉर्टेंट है, बट वो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, या जो चीज़ एक्चुअली में होता है बहुत ज़्यादा बट उसे दिखाया कम जाता है। तो ऐसी चीज़ों पर हम अंडरस्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, व्हेन वी से इट्स बिट निपी टुडे, मतलब कुछ थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा है, मतलब आज थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा तब बोलते हैं जब आउटसाइड टेम्परेचर 5 डिग्री का होता है। 5 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा को थोड़ा ज़्यादा थोड़ी बोल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा बोलने का मतलब हम अंडरस्टेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। व्हेन यू से इट वाज ओके व्हेन यू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन द होल क्लास। अगर आपको पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है भाई आपका मार्क्स कैसा है? ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक सच में से ठीक ठाक है, आपका तो हाईएस्ट मार्क्स है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा को एग्जैचुरेट नहीं करके हम उसे थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट करके दिखाते हैं चीज़ों को। तो यही होता है अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। होप आपको ये पूरी वीडियो सेशन अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे ऐसे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। ऐसे ही नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।